जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द सेशन ऑफ हाइपोथेसिस पावर्ड बाय ग्रोथ मोटिव पीएससी। आई एम ध्रुव जानी। दोस्तों, हाइपोथेसिस में हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री के तहत हमारा जो बैकग्राउंड है वह बनाने का प्रयास कर रहे हैं और उस बैकग्राउंड में हमने कई प्राचीन सभ्यताएं, जो ऐतिहासिक सभ्यताएं है, उसके बारे में देखा। जब से मानव जो है वह मानव का जो स्थायी जीवन है जो शुरू हुआ, वहाँ से हमने जो हमारी यात्रा है वह शुरू की। आज तक हम लोग असीरिया की सभ्यता में पहुंचे हैं और हमें मालूम है कि असीरिया की जो सभ्यता है यह एक थोड़ी महत्वपूर्ण सभ्यता है मेसोपोटामिया के इलाके में अन्य सभ्यताओं के साथ, जिसमें हमने सुमेर की सभ्यता देखी और बेबीलोन की देखी। अगर अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक सभ्यताओं के बारे में बात करें मेसोपोटामिया से बाहर, तो हमने इजिप्ट की जो सभ्यता है उसका भी अध्ययन जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से किया। आज के हमारे इस लेक्चर का जो टॉपिक है वह असीरिया की सभ्यता रहेगा और उसमें भी हमने वो ब्लूप्रिंट के तहत हमने जो 3 मुद्दे हैं, जैसे कि भौगोलिक स्थिति, राजकीय इतिहास और राजतंत्र, जिसका जिक्र हमने हमारे जो है पिछले लेक्चर में किया था, पिछले उपाख्यान में किया था। आज के उपाख्यान में जो बचे हुए पहलू है नियम, जिसमें समाज जीवन है, आर्थिक स्थिति है, धार्मिक स्थिति है, साहित्य व शिक्षण है और कला व स्थापत्य है, असीरिया की सभ्यता के बारे में उसका अध्ययन करेंगे, उसको थोड़ी नजदीक से देखेंगे। एक बात हमें मालूम है कि दरअसल यह सभ्यता है को जो लेगेसी मिली है वह बेबीलोन के सभ्यता की मिली है और बेबीलोन के सभ्यता को जो लेगेसी मिली थी वो मिली थी सुमेर की। तो अल्टीमेटली हमें इस सभ्यता में सुमेर और बेबीलोन दोनों के जो एलिमेंट्स है वो हमें दिखेंगे। कुछ ही अपवाद है जो कि भिन्न है असीरिया के मामले में, बाकी सब कुछ जो है वो बेबीलोन और सुमेर से मिलता जुलता है। यह सभ्यता की थोड़ी महत्वता भी कम है इन कंपैरिजन टू बेबीलोन सिविलाइजेशन और सुमेरियन सिविलाइजेशन, मगर जो भिन्न बातें हैं वो हमारे लिए जानना जरूरी है, तो उसको देखने का प्रयास हम लोग आज के लेक्चर में करेंगे। देखते हैं वन बाय वन, एक एक मुद्दों को हम लेंगे और उसका जो है विस्तृत में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले समाज जीवन की बात करेंगे। देखिए, असीरिया का समाज 5 विभागों में विभाजित था। द एंटायर सोसाइटी वॉज डिवाइडेड इनटू 5 क्लास, नेमली उमराव का वर्ग, कारीगरों का वर्ग, खेडूत यानी कि कृषकों का वर्ग, गुलामों का वर्ग और आखिरी में युद्ध कैदियों का वर्ग। तो these were the classes which were in practice in the ancient Assyrian civilization, यानी कि मेसोपोटामिया के एरिया में ही। ये 5 हमें याद रखने हैं, थोड़े महत्वपूर्ण है। जिसमें गुलामों की जो स्थिति थी वह थोड़ी दयनीय थी। गुलामों की और युद्ध कैदियों की दोनों की स्थिति दयनीय थी और उसके साथ साथ पूरे समाज में जो अधिकांश जो लोग थे वे गुलामी वर्ग से संबंधित थे, यानी कि गुलामों की संख्या जो है वह पूरे समाज में बहुल थी। गुलाम बहुल समाज था असीरिया का, हम लोग यह कह सकते हैं। समाज में गुलामों की संख्या विशेष थी, जिसका जिक्र हमने किया। असीरिया का समाज मुख्यतः पशुपालन व कृषि का व्यवसाय करता था। ये एक बात भिन्न है बेबीलोन की तुलना में। जो बेबीलोन का समाज था वो व्यापारी प्रधान था और सामने जो असीरिया का समाज था वह कृषि प्रधान था। हालांकि वहाँ के जो कृषक थे उनकी जो हालत थी वह दयनीय थी। उनकी हालत दरअसल हमारे आज के भारत जैसी थी। एंशियंट असीरिया की खेती या उनके खेडूतों की या उनके कृषकों की हालत या उनके किसानों की हालत हम लोग आज के भारत के किसानों की हालत के साथ तुलना कर सकते हैं। वे दोनों में साम्यता थी, क्योंकि वहाँ के जो कृषक थे उसकी जो परिस्थिति थी वो भी एकदम दयनीय थी। वो जो है एकदम ऋण में ही रहता था, उसके ऊपर जो है ऋण ही रहता था। जैसे हम हमारे भारत के कृषक के बारे में भी देख सकते हैं, वे भी ऋणी ही है। तो ये दोनों के बीच में साम्यता थी और दोनों ही जो अर्थतंत्र थे वे भी कृषि प्रधान ही है। असीरिया का था और भारत का है, तो ये भी एक साम्य है। अर्थतंत्र कृषि प्रधान होने के बावजूद कृषकों की स्थिति दयनीय है, वो एक अपने आप में एक थोड़ी आश्चर्यजनक बात है। उसके बाद मक्खन, पनीर इत्यादि चीजों का इस्तेमाल करते थे, यानी कि दे वर इंट्रोड्यूस टू मिल्क
एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। समाज का छोटा भाग शराब व मांसाहार का भी सेवन करता था। छोटा भाग इसलिए क्योंकि छोटा भाग ही जो है अमीर था, अमीर उमराव। अधिकांश समाज जो है वह गरीब था या जो है एकदम जो है सरल जीवन व्यतीत करता था। यहाँ की प्रजा शरीर से मजबूत व स्वभाव से घातकी थी, क्योंकि यहाँ के समाज को भी जो है सदा संघर्ष में रहना पड़ता था और इसीलिए यहाँ की जो प्रजा है वह अपने स्वभाव से एकदम जुनूनी थी, एकदम जो है वोरेशियस थी, एकदम जो है वे योद्धा प्रकार के थे। उसके बाद यहाँ के समाज में जन्म अनुपात यानी कि बर्थ रेशियो को ऊंचा रखने पर बल दिया जाता था। बेशक बिकॉज एंशिएंट असीरिया वाज अ मिलिटरी स्टेट, वो एक सैन्य राज्य था और सैन्य में जो नई जो रिक्रूट है उसकी ज़रूरत जो है वह पड़ती है, तो इसी की वजह से एकदम जो है बर्थ रेट पर भार दिया जाता था। सेकंड थिंग, जो भ्रूण हत्या होती है उसको एकदम प्रतिबंधित कर दिया गया था और उसके लिए बहुत ही गंभीर से गंभीर सजा थी, यानी कि मृत्यु दंड तक की भी सजा थी। उसके बाद यह वजह से यहाँ के समाज में भी गर्भपात को एक बहुत गंभीर गुनाह मान लिया गया था। असीरिया के समाज में स्त्रियों का स्थान बहुत नीचा था और अगर हम सुमेर और इजिप्ट की तुलना में असीरिया की बात करें तो बहुत ही निम्न कक्षा का स्त्रियों का स्थान था। स्त्री लगभग गुलाम समान ही थी। और दूसरी बात, जो इजिप्ट के बारे में हमने देखा है एकदम उसके विरोधाभास चित्र है। इजिप्ट का जो चित्र था स्त्रियों के बारे में उससे बिल्कुल विरोधाभास चित्र हमें असीरिया में देखने को मिलता है। इजिप्ट में उतना ही स्त्रियों का स्थान ऊंचा और असीरिया में इतना ही स्त्रियों का स्थान जो है वह समाज में नीचा था। यहाँ के समाज में पर्दा प्रथा बहुत प्रचलित थी। स्त्रियां जो थी वे अपने खुले मस्तक के साथ घर के बाहर नहीं निकल सकती थी इन ए वेरी अर्ली एज या अर्ली टाइम आप कह लीजिए। पुरुष व्यभिचार कर सकता था मगर स्त्रियों से वफादारी की जो है आशा रखी जाती थी। तो वहाँ से जो है इनइक्विटी चली आ रही है, जो असंतुलितता हम कह सकते हैं और आज के दिन भी इट इज़ वेरी प्रिवेलेंट। यह समाज में वेश्यावृत्ति एक अनिष्ट अनिवार्य या आप कह लीजिए अनिवार्य अनिष्ट के रूप में स्वीकार्य थी। अनिवार्य अनिष्ट इन द सेंस मैंडेटरी ब्लॉट, कलंक परंतु फर्जियत कलंक। और ऐसे ही वहाँ के समाज ने यह जो पूरी वेश्यावृत्ति थी उसको एक्सेप्ट कर लिया था और उसके साथ ही जी रहे थे। समाज में विवाह का स्वरूप व्यवस्थित नहीं था। विवाह का स्वरूप भी जो है व्यवस्थित नहीं था। कोई हमने जो सुमेर के संदर्भ में देखा या हमने बेबीलोन के संदर्भ में देखा कि एकदम कैसे कॉन्ट्रैक्ट जो है एकदम एग्रीमेंट होता है मैरिज का, क्लियर, वो बात यहाँ एकदम जो है गैर हाजिर थी और कोई हमें तटस्थ उसके जो एविडेंस है वो हमें प्राप्त नहीं हुए आज दिन तक। विवाह का एक स्वरूप प्रचलित था जिसको जो है क्रय विक्रय का हम लोग कह सकते हैं। क्रय विक्रय यानी कि खरीद बेच करना महिलाओं की, तो वो एक स्वरूप प्रचलित था। पुरुष जो है वे महिलाओं को जो है खरीद कर ले सकते थे या बेच भी सकते थे। विवाह के बाद स्त्री अपने पिता के घर रहती अपने पति के घर रहने की बजाय, ये भी एक जो है स्ट्रेंज है। उसके बाद संक्षिप्त में असीरिया के समाज में स्त्री के ऊपर पुरुष का आधिपत्य विशेष था, जिसका मैंने जिक्र किया कि जो स्त्री थी उन लोगों का स्थान जो था वह लगभग गुलामों के नजदीक का था। उन लोगों को ऐसी यातनाएं प्रताड़नाएं पुरुष वर्ग से सहन करनी पड़ती थी और आमतौर पर स्त्रियां जो थी उनका दो ही काम था, एक तो जो है संतान पैदा करना और जो दूसरा काम था वह था पुरुष की जो अवश्य वृत्ति है उसको शांत करना। इन कॉन्ट्ररी टू द पोजीशन ऑफ वुमेन्स इन द इजिप्ट, जो इजिप्ट में जितना ऊंचा स्थान था यह सभ्यता में इतना ही यह स्थान जो है स्त्रियों का वह गिर गया। उसके बाद राजा भी अपना अंतःपुर हरम रखता था, यानी कि इसे जनान खाना भी हम कह सकते हैं। और अधिकांश जो राजा थे प्राचीन समय के वे अपने महोत्सव के लिए जो है अपना एक जो है निजी अंतःपुर या हरम रखते थे और उसमें कई महिलाएं जो है वे भी रखते थे। यहाँ की प्रजा युद्ध कैदियों के प्रति बहुत ही यहाँ प्रति है बहुत ही कठोर व बेरहम थी। दे वर वेरी
क्रूएल टू द प्रिजनर्स ऑफ वार, और ऐसा भी कहा जाता है कि असरिया का जो पतन हुआ उसमें भी कहीं ना कहीं यही एक वजह है कि प्रिजनर्स ऑफ वार जो थे उन लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया था और वहाँ की जो सत्ता है उसको दुर्बल बना दिया था। असीरिया की प्रजा की यही क्रूरता के दृश्य उन लोगों के भास्करियों में भी दिखते हैं। भास्करियों में मालूम है कि इट इज अ टाइप ऑफ ए आर्ट, जो नक्काशी का काम होता है किसी भी सतह पर धातु की या पत्थर की, उसे भास्करीय कहते हैं। तो इन लोगों का जो जुनून था वह जुनून की झांकी हमें इन लोगों के भास्करियों पर भी होती थी, क्योंकि भास्करियों के ऊपर वे लोग युद्ध के जो प्लॉट होते हैं वे बनाते थे। और यहाँ से हम जो है निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो वो था सामाजिक जीवन या आप कह लीजिए समाज जीवन। अब बात करते हैं आर्थिक स्थिति की, कि वहाँ की जो अर्थतंत्र थी या वहाँ की जो इकोनॉमी थी वो दरअसल कैसी थी, किसके ऊपर जो है पूरा जो दारोमदार है वह चलता था। असीरिया की प्रजा का आर्थिक जीवन बेबीलोन की प्रजा से भिन्न नहीं था। इट वॉज जो है मेजरली सेम एज लाइक बेबीलोनियन इकोनॉमी। बेबीलोन मुख्यतः व्यापार प्रधान था और वहीं असीरिया जो है यह कृषि प्रधान था, जिसका जिक्र हमने किया। बेबीलोन के धनिक लोग व्यापार में रुचि रखते थे और असीरिया के धनिक लोग जो है वह कृषि में रुचि रखते थे, खेती करना चाहते थे। असीरिया की जमीन नदियों की मिट्टी से उपजाऊ थी। देखिए, हमें मालूम है कि असीरिया जो है उसका जो उद्भव और विकास है वह दरअसल मेसोपोटामिया में हुआ। मेसोपोटामिया का विस्तार को मेसोपोटामिया क्यों कहा जाता है वो भी हमें मालूम है, क्योंकि वो एक ग्रीक शब्द है और ग्रीक शब्द में दो नदियों का जो प्रदेश होता है जिसे यहाँ उत्तर भारत में दोआब कहते हैं, तो ग्रीक भाषा में उसे मेसोपोटामिया कहते हैं। और इसी की वजह से पूरा प्रदेश जो है, जो कि एशिया की जो है महान नदियों के आसपास का जो प्रदेश है, जिसे टिग्रिस और यूफ्रेटिस के नाम से हम जानते हैं, तो यह नदियों के एकदम उपजाऊ प्रदेश में ही यह सभ्यता का जो है उद्भव और विकास हुआ। और इसमें भी स्पेसिफिकली यूफ्रेटिस जो नदी है, जो कि हमारे अगर हम मैप देखें तो हमारे लेफ्ट हैंड साइड है, ये दो नदियां हैं। ये दो नदियों में दिस साइड वन इज है यूफ्रेटिस और वो जो है यह टिग्रिस है। तो यूफ्रेटिस की जो सहायक नदी है उससे बना जो एक स्त्राव क्षेत्र है या बेसिन एरिया है, वह पूरे क्षेत्र में असीरिया का जो है उद्भव और विकास हुआ था, ऐसा कहा जाता है। कई सारी नदियां हैं यूफ्रेटिस के। अगर सोर्स की बात करें तो दो सोर्स है, कारासू और दूसरा है मारत्सू। दोनों ही सोर्स एक पॉइंट पे जो है कंफ्यूज होते हैं और उसके बाद यूफ्रेटिस का जो है पूर्ण स्वरूप हमारे सामने आता है। ये दो जो सोर्स है वे सोर्स भी तुर्की से ही निकलते हैं। अगर हम मैप देखें तो साउथ वेस्टर्न जो तुर्की है वहाँ की जो माउंटेन रेंजेस है वहाँ से निकलते हैं, लगभग 3000 मीटर के एलिवेशन से निकलते हैं और आगे जाके एक पॉइंट पे कंफ्यूज हो जाते हैं। आई थिंक दे आर कंफ्यूजिंग इन इराक। ठीक है, तो इसकी जो सहायक नदी है वहाँ पे असीरिया जो है वह बसा था और नदियों का जो बेसिन एरिया है तो जो है स्वाभाविक रूप से फलद्रुप होगा ही, उपजाऊ होगा ही। और इसी की वजह से यहाँ की जो खेती थी वो बहुत ही अच्छी थी। मगर कृषकों की जो परिस्थिति थी वो थोड़ी जो है एकदम दयनीय थी। तो उसके लिए वहाँ का जो उस समय का जो प्रशासन था वह 100% जिम्मेदार था, ऐसा हमें लगता है। देखिए, असीरिया की जमीन मुख्यतः 3 वर्गों की मालिकी की थी। 3 मुख्य वर्ग थे जिसकी जमीन थी। एक राज्य था खुद, दूसरा गिरजाघर थे और तीसरा उमराव थे। इन 3 वर्गों के अलावा या इन 3 चीजों के अलावा किसी के भी पास जमीन की मालिकी जो है वह थी नहीं। सब जो थे वे लैंडलेस लेबरर थे, जमीन बिगर के मजदूर थे। खेडूत की स्थिति बहुत ही दयनीय थी, जिसका जिक्र हमने किया। वो सदैव ऋण में ही रहता था, ऋण में ही, जिसका जिक्र हमने किया भारत का एग्जाम्पल लेके, भारत के साथ इसकी तुलना करके। समाज धातु विज्ञान से परिचित था, मेटल साइंस, दे वर नोइंग मेटल साइंस, और वे लोग धातु को एक्सट्रैक्ट करना भी जान गए थे माइंस में से, उसको प्यूरिफाई करना भी जान गए थे, और धातु से बनते जो औजार है वे बनाना भी जान गए थे, या हथियार आप कह लीजिए। सब कुछ जो है उनके उद्योग थे वहाँ, और वे लोग अच्छी तरह से बना सकते थे।
असरिया के समाज में कई कलाओं का विकास हुआ है, जैसे शीशा बनाना हो या अन्य कोई हैंडीक्राफ्ट हो। ऐसी छोटी छोटी कई कलाओं का असरिया में विकास हुआ है, मगर असरिया में बड़ी कला का या स्थापत्य का या स्वतंत्र शिल्प कला का जो है विकास जो है वह नहीं हुआ है। वो हम आगे के पोर्शन में देखेंगे। छोटी कलाओं का विकास नहीं संदेह हुआ है। यहाँ के घर मिट्टी व पत्थरों से बनाए जाते थे। यहाँ का जो घर निर्माण था वो भी एकदम सिंपल था और मिट्टी और पत्थर से बनता था। उसके बाद राज्य की तरफ से नहर, महल, गिरजाघर का निर्माण होता था। तीनों चीजों का जो निर्माण है वह राज्य की तिजोरी से होता था, चाहे वो नहर हो प्रजा की जो है खुशहाली के लिए या अर्थतंत्र के वो वेग देने के लिए, या महल हो या गिरजाघर हो, राज्य के द्वारा ही बनाया जाता था। और गिरजाघरों को बनाने के लिए बाहर से स्थपति बुलाए जाते थे। स्थपति यानी कि आर्किटेक्ट जो होते हैं वे बाहर से बुलाए जाते थे उस समय अच्छे से अच्छा गिरजाघर बनाने के लिए। यहाँ व्यापारी बाहर से आते थे, तो फॉरेन जो है रिलेशन इन लोगों का था। दूसरी बात, यह व्यापारियों के साथ जो विनिमय, पहले तो मुझे ये बताना होगा कि यहाँ जो ट्रेड है यह विनिमय पद्धति से होता था। जो व्यापार था वह विनिमय यानी कि बार्टर सिस्टम से, चीज वस्तु के सामने चीज वस्तु। मगर जो फॉरेन जो ट्रेड होता था उसमें सोने चांदी के टुकड़ों का यूज होता था विनिमय करने के लिए। सोने चांदी के टुकड़े, और इससे फॉरेन ट्रेड जो है वह उसका जो ट्रांजैक्शन है वह किया जाता था। ऐसा कहा जाता है कि राजा सेनाचरिब ने सर्वप्रथम बार आधी शक्ल के सिक्के बनवाए। आधी शक्ल के, शक्ल एक अलग भाषा का जो है शब्द है जिसके तहत उसे जो है सिक्का ही कहा जाता है, और इंग्लिश में भी इसे शक्ल ही कहा जाता है। तो इंग्लिश में इसे सेनाचरिब से हाफ शक्ल कॉइन्स कहे जाते हैं। तो उसने बनाए सर्वप्रथम बार, ऐसा हमें जो है एविडेंस मिला है। असरिया में तौल माप की पद्धति बेबीलोन जैसी ही थी। देयर वाज नो चेंज। दे हेरिटेटेड क्लियर कट मेथोडोलॉजी ऑफ जो है वेइंग फ्रॉम बेबीलोनिया। व्यापारियों के बीच धिराण पद्धति चलती थी, यानी कि लोन जो है आंतरिक संबंध की बात है। एक दूसरे को वे लोग धिराण पे देते थे, भरोसा करते थे। ब्याज का दर सामान्य रूप से 25% था। संक्षिप्त में यहाँ का व्यापार प्रदेशियों के हाथ में था, क्योंकि यहाँ की अधिकांश जो प्रजा थी वो कृषि करती थी, कृषि करने में रुचि रखती थी। तो व्यापार जो था वो बाहर के लोगों के द्वारा जो है उसका नियंत्रण जो है वह किया जाता था। आर्थिक स्थिति की बात करने के बाद अब हम धार्मिक स्थिति के बारे में देखेंगे कि वहाँ की जो धार्मिक स्थिति थी वो कैसी थी। अधिकांश जो तथ्य है वे एकदम जो है सेम है बेबीलोन के, और अगर सुमेर की बात करें तो जैसे धर्म की पकड़ या स्थानिक देव का प्रभुत्व, कई सारे देव, जितने गांव उतने देव, मानवी देव, क्रूर व घातकी देव, क्लियर। तो दिस ऑल आर द कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर कॉमन इन एवरी जो है एंशिएंट सिविलाइजेशन। तो कई सारे बातें जो है वे देखेंगे, और जो भिन्न बातें हैं जो कि इजिप्ट और बेबीलोन में गैरहाजिर है उसका भी जिक्र जो है वो करेंगे। देखते हैं असरिया के समाज व राज्य पर धर्म की पकड़ विशेष थी, वो हमें मालूम है। और एक कॉमन बात है, राज्य का मुख्य देव असुर सूर्य देव था। असुर देव जिसको एक जो है मेन डेटी डेजिग्नेट किया गया था वहां के लोगों के द्वारा, वहां के समाज के द्वारा। प्रत्येक नगर व गांव का अलग देव था, यानी कि स्थानिक देव थे, लोकल डेटीज। देवों के लिए बड़े बड़े गिरजाघर बनवाए जाते थे, और इन गिरजाघरों में जो धर्मगुरु होते थे उनका वर्चस्व जो है वह बहुत ही बड़ा होता था। धर्मगुरु का वर्चस्व। तो दिस वाज द सिनेरियो। देखिए, इस असुर देव के बारे में अगर मैं थोड़ा बोलूं तो यह एक ऐसा देव है जो एक हमारे ऋग्वेदिक देव के साथ भी साम्यता रखता है। एक नहीं होंगे, मगर जो इन लोगों की जो पटकथा है, इन लोगों का जो बैकग्राउंड है वो हमें सेम जैसा लगता है।
तो याद हमें सिर्फ इतना ही रखना है कि यह एक हमारा ऋग्वेदिक देव के साथ साम्यता रखता था। अब आगे देखें तो ऐसी मान्यता प्रचलित थी कि देवों के समक्ष अगर युद्ध कैदियों का वध कर दिया जाए तो वे प्रसन्न होंगे। यानी कि एक एकदम जुनून से भरी और एकदम जो है क्रूर मान्यता थी उन लोगों की। और क्यों ना हो, मिलिट्री स्टेट ही था, सैन्य राज्य ही था, तो ये बात तो एकदम सामान्य है। समाज में भूत प्रेत, जादू, मंत्रों इत्यादि का विशेष प्रभाव था। एक विचित्र मान्यता प्रचलित थी कि यह जो पूरा विश्व है, यानी कि यह लोक जो है, ये लोक दरअसल पूरा का पूरा राक्षसों से भरा है। और इन राक्षसों से बचने के लिए हमें जादू मंत्र, जादू टोना का सहारा जो है वह आवश्यक लेना ही होगा, वरना हम लोग जी नहीं सकेंगे। तो दिस वाज देयर मेंटल स्टेट। भूत प्रेतों के रक्षण के लिए वे लोग विविध बाधाएं रखते थे, गले में तावीज भी पहनते थे। आज के जैसे ही जो है एक जो मान्यता होती है, एक श्रद्धा होती है, उसके जैसे ही वे लोग भी अपने डर से बचने के लिए करते थे। मरणोत्तर जीवन की इस समाज की माहिती हमें थोड़ी मात्रा में मिलती है। देखिए, और उस माहिती के अनुसार हमें ऐसा प्रतीत होता है कि शुरुआत में वे लोग जो मृतदेह होता है उसको दफन करते थे, मगर धीरे धीरे वे लोगों ने बेबीलोन में से गुण लिए और उनमें से सीखा, और धीरे धीरे वे अपने मृत्युदेह को जो है अग्निदाह देने लगे और उसकी जो हड्डियां हैं उसको एक घड़े में डालकर उसको दफन करने लगे, जीवन जरूरी चीज वस्तुओं के साथ। तो सिम्बलिक बेबीलोनिया है, इसमें हमें कोई जो है दूसरी बात हमें याद नहीं रखनी है। संक्षिप्त में अशरिया का धर्म बेबीलोन से आया हुआ था। पूरा का पूरा धर्म जो है वो ही बेबीलोन की लेगेसी थी, वहाँ की जो है विरासत थी। प्रजा की भावना क्रूर व घातकी थी। बलिदान का विशेष महत्व था। भूत प्रेत व जादू मंत्रों की समाज पर विशेष पकड़ थी। बलिदान का विशेष महत्व यहाँ क्या सूचित करता है कि बलि चढ़ती थी, उसमें पशु भी होते थे, मानव भी होते थे। और जो हमने ऋग्वेदिक देव के साम्य रखने वाले यहाँ के असुर देव की बात की, जो असुर देव बहुत ही क्रूर और घातकी होते थे। वे दरअसल मानवी होते थे, मगर उन लोगों का जो स्वभाव था या उन लोगों की जो करनी थी वो बहुत ही जो है घातकी होती थी, बहुत ही क्रूर होती थी। अब देखते हैं आगे वहाँ का शिक्षण व साहित्य। कोई फेरफार ज्यादा में नहीं दिख रहा है, सब बेबीलोन की ही विरासत है। तो बेबीलोन की जो भाषा थी वो भाषा ही यहाँ हमें देखने को मिलती है। वहाँ की जो शिक्षण पद्धति, वो शिक्षण पद्धति हमें यहाँ भी देखने को मिलती है। जो अन्य विषयों में जो विकास होने चाहिए वे विकासों की गैरहाजिरी है, जैसे तबीबी विज्ञान हो, जो है खगोल शास्त्र हो। सिर्फ प्राथमिक ज्ञान ही दिया जाता था और वो भी गिरजाघरों के माध्यम से दिया जाता था, अन्य सभ्यताओं की तरह। देखिए, अशरिया में लश्करी शासन था, साहित्य का विकास कम होना स्वाभाविक है। लश्करी शासन हो तो साहित्य जो है उसका विकास दब जाता है, उसका विकास नहीं हो पाता। यहाँ कोई विशेष प्रकार के साहित्य का विकास नहीं हुआ। जो साहित्य था वो सब बेबीलोन का था। यहाँ मैं लिख सकता हूँ ऑल ऑफ बेबीलोन, सब जो था वो बेबीलोन का था। बेबीलोन की तरह ही अशरिया में भी प्राथमिक शिक्षा गिरजाघरों में ही दी जाती थी, और इसकी जो क्रियान्वयन करने की जो पद्धति है वो पद्धति भी सेम टू सेम बेबीलोन की तरह ही थी। पहले जो है भाषा का ज्ञान दिया जाता था, फिर व्यापार और जो है खेती करने के लिए जो हिसाबी ज्ञान जरूरी है उसका ज्ञान जो है वह दिया जाता था। और भाषा में भी सर्वप्रथम कुनिफॉर्म की जो लैंग्वेज है उसकी लिपि सिखाई जाती थी, और उसके बाद उसके जो स्वर है वह कंठस्थ करवाए जाते थे, और उसके बाद उन लोगों को व्याकरण जो है भाषा का वह सिखाया जाता था। तभी भी वो खगोल क्षेत्र में कोई नोंधपात्र प्रगति नहीं हुई। जो प्रगति हुई थी वो सब बेबीलोन की ही थी। इस क्षेत्र में भी बेबीलोन। अब आगे अगर हम कला की बात करें तो जैसे हमने बात की कि कोई मुख्य कला का जो विकास है वो यह अशरिया के मामले में हमें दिख नहीं रहा है, मगर जो कुछ भी उन लोगों ने सीखा वो बेबीलोन की ही विरासत थी। एक बात इन लोगों ने बहुत ही अच्छी की, इन लोगों ने अपना तो कोई नया तो कोई निर्माण नहीं किया, मगर जो बेबीलोन की जो विरासत थी उसको एकदम जो है बचा के रखा और अपनी अगली पीढ़ियों को जो है ट्रांजिट किया, पास ऑन किया। कला के क्षेत्र में अशरिया ने बेबीलोन जितना ही विकास किया था। अशरिया के स्थापत्य के बारे में कम जानकारी मिलती है, क्योंकि कम थे और जो थे वे लगभग बेबीलोन के लाइनेज में थे। और
मुख्यतः हमें महल, या कह दीजिए आप नहर, या आप कह दीजिए गिरजाघर जैसे स्थापत्य दृश्यमान है, बाकी कोई नोंधपात्र स्थापत्य दृश्यमान नहीं, जैसे हमने जिगुरत देखा था बेबीलोन के संदर्भ में। असीरिया की भास्करीय कला बेबीलोन से निम्न कक्षा की थी, क्योंकि इट वॉज नॉट डेवलप्ड ऑन इट्स ओन, इट वॉज एक्चुअली फॉलोइंग द आर्ट एंड कल्चर ऑफ बेबीलोन सिविलाइजेशन। तो निम्न कक्षा की तो होगी ही। असीरिया के लोग लकड़ी पर सुंदर नक्काशी कर सकते थे, ये उन लोगों की अपनी बात है, उन लोगों का जो है अपना सीखा हुआ ज्ञान है या सीखी हुई कला है। असीरिया ऐसा कोई नोंधपात्र शिल्प नहीं मिले हैं, शिल्प की भी जो है कमी है, दे आर एब्सेंट, और उसकी गिराजरी से हम लोग कोई जो है इसका निष्कर्ष जो है उसकी शिल्पकला के बारे में वो हम नहीं निकाल सकते। देखते हैं, सामान्य समीक्षा करते हैं यह पूरी सभ्यता की। एकदम छोटी बात है, मगर इसमें जो संदेश है वह थोड़ा बड़ा है। असीरिया की संस्कृति का मूल्यांकन करते हुए हम कह सकते हैं कि असीरिया ने बेबीलोन संस्कृति के मूल्य का संवर्धन किया, वो भावी पीढ़ी को यह जो भव्य विरासत थी उससे वाकिफ करवाया, उन लोगों को पास ऑन की। जैसे ही हमने जिक्र किया कि कुछ नया तो नहीं कर पाए हुए, मगर जो बेबीलोन की जो भव्य संस्कृति थी, भव्य जो विरासत थी, उनका उन लोगों ने संवर्धन किया, संरक्षण किया और अगली पीढ़ी को जो है पास ऑन किया। तो यह अपने आप में ही बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, हमने यह जो सभ्यता की शुरुआत की थी हमारे पिछले उपाख्यान में, तभी बात की थी कि यह सभ्यता एक ही भौगोलिक क्षेत्र में इसका विकास और उद्भव हुआ है, जहाँ बेबीलोन का हुआ था, जहाँ समर का हुआ था, मगर समय के जो है पैमाने पर ये आगे पीछे थी। तो ये सभ्यता थोड़ी नई है। बेबीलोन के संदर्भ में देख लीजिए आप, या सुमेर के संदर्भ में देख लीजिए। सुमेर से तो कहीं नहीं है, मगर बेबीलोन से भी नहीं है, और इसकी जो विरासत है वो भी उन दोनों सभ्यताओं से ही यह सभ्यता को मिली थी। तो ये हमें बात याद रखनी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अभी जो है पश्चिमी एशिया की सभ्यताओं के बारे में देखेंगे, जिसमें हम लोग ईरान की सभ्यता से शुरुआत करेंगे। वही हमारी जो ब्लूप्रिंट है वो वही रखेंगे, जो हम जिस पहलू और जिस चरण में बात करते हैं वो वही रखेंगे, मगर जो माहिती होंगी वो अब ईरान के बारे में होगी, उसके बारे में अध्ययन जो है वह हम लोग करेंगे। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।